क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो प्रेपराइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगभग 7 क्लासेस, जिसमें होंगे ढेरों सारे विषय जैसा कि रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिमाचल जीके। तो अगर आपने प्रेपराइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो करिए अपने सपनों को साकार प्रेपराइज के साथ। हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू प्रेपराइज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमारा कल का जो सेशन था वो था नंबर सिस्टम पे। आज हम उसी सेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज का सेशन शुरू करेंगे हम प्राइम नंबर से, जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं या तो जो खुद से डिवाइड होती हैं या वो सिर्फ एक से डिवाइड होती हैं। बोलने का मतलब है कि अभाज्य संख्या के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक जो अभाज्य संख्या है वो खुद। सपोज हमारे पास 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 जो है वो सिर्फ या तो 3 से डिवाइड होती है ना, या 3 डिवाइड होता है सिर्फ 1 से। समझ गए? ये तो बेसिक डेफिनेशन थी कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अब स्टूडेंट्स, कई बार आपको एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है कि आपको वो एक अभाज्य संख्या दे देगा, तो आपने कैसे पता लगाना है कि वो संख्या जो अभाज्य संख्या है। तो हमारे जो मैथमेटिशियन है उन्होंने प्राइम नंबर्स को कैसे डिफाइन किया है? प्राइम नंबर को उन्होंने डिफाइन किया है 6n+1 और 6n-1, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6n+-1, है ना। इस तरह से कि ये जो संख्या होती है ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब सपोज कि आपको एग्जामिनर पूछता है कि 283 एक अभाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या नहीं है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि 283 एक अभाज्य संख्या है? आप क्या करोगे कि सपोज यहां से कोई भी एक उठा लोगे, जैसे हमने ये उठा लिया 6n-1, 6n-1 किया हमने और इसको किसके इक्वल कर दिया? 283 के। तो इसको हमने 283 के इक्वलाइज क्यों रखा? क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कभी भी हम अभाज्य संख्या को लिखते हैं तो अभाज्य संख्या को हमेशा हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब 6n-1 सॉरी माइनस को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 283 माइनस प्लस, है ना। यहाँ पे ये 1 जो माइनस का है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस का, ये आ जाएगा आपका 284। अब आपने क्या करना है, इसको आगे ले जाओ, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं हम इसको। देख लीजिए एक बार कैसे किया हमने। ओके, डन, समझ गए। अब आपने क्या करना है कि n को इस तरफ रहने देना है और 284 से आपने क्या कर देना है, 284 से 6 को डिवाइड कर देना है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा कितना आ गया आपके पास? 6 4 जा 24, है ना। आपके पास 4 बच गया। 6 7 जा 42, फिर भी आपके पास यहाँ पे क्या बच गया? 2, और आगे कोई संख्या नहीं है। तो आपने क्या देखा कि ये 284 जो है वो 6 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। अगर ये नंबर जो है एक आपके पास इंटीजर नहीं आता है ना, इसको सॉल्व करने के बाद अगर एक इंटीजर वैल्यू नहीं आती है तो इसका मतलब है कि ये जो 283 है ये एक अभाज्य संख्या जो है वो नहीं है। नेक्स्ट हम दोबारा से डिस्कस करेंगे कुछ और एग्जांपल्स के साथ। जैसे हमारे पास 83 आपने एक नंबर ले लिया, 83 आपने एक नंबर ले लिया और एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा कि 83 जो है वो एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। फॉर्मूला आपने वही लगाया 6n-1 इक्वल टू 83, है ना। नेक्स्ट आपने क्या किया कि 6n को इसी तरफ रहने दिया और 83 में आपने 1 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब आपके पास आंसर क्या आ गया? 84 को आपने डिवाइड किससे कर देना है? 84 को आपने डिवाइड करना है 6 से। 6 1 जा 6,
6 × 6, नेक्स्ट 2 बच गया, 6 × 4। अब देखा आपने कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो है वो 84 6 से पूरी तरह से विभाजित हो गया। बोलने का मतलब है ये है कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आ गई, एक पूर्णांक आ गया, एक पूरा अंक आ गया। जब इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक पूर्णांक आ जाता है, बोलने का मतलब है कि संख्या PYQ की फॉर्म में नहीं आनी चाहिए। संख्या कहनी चाहिए एक इंटीजर वैल्यू, एक पूर्णांक आना चाहिए। अगर पूर्णांक आ गया है तो इसका क्या मतलब है कि 83 जो है आपका एक प्राइम नंबर है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपका जो है वो प्राइम नंबर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आ गए होंगे आपको। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना नेक्स्ट है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं। तो स्टूडेंट्स, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारी जो टीचर थी उन्होंने हमें क्या बोला कि परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिन्हें PYQ की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। उन्होंने हमें इतना बताया कि परिमेय संख्याएं क्या होती है जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में लिखते हैं। अब क्या हुआ कि कुछ सालों के बाद हमने मान लिया कि ठीक है मैडम ने बताया है तो इतना ही होता होगा ना, कि परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन सिर्फ इतनी कर है कि PYQ की फॉर्म में जो भी संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अब कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि हमारे पास एक क्वेश्चन आया मेरे पास, वहाँ पे 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन क्या थे? √4, 3, √7 और एक था हमारे पास 3.13579 अप टू सो ऑन, ऐसे करके था, कुछ भी 4 ऑप्शन थे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आपने ये बताना है कि इन चारों में से परिमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो मुझे क्या लगा कि ये ऑप्शन जो गलत है, क्योंकि मैडम ने हमें क्या बताया है, मैडम ने तो हमें बताया है कि परिमेय संख्याएं किसकी फॉर्म में होती हैं, PYQ की फॉर्म में होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी संख्या ऐसी नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या जो PYQ की फॉर्म में हो। तो मैंने तो ये मान लिया कि या तो मैडम ने हमें गलत पढ़ाया है ना, या तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत हैं। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रैशनल नंबर्स को एक बार खुद से पढूं। तो जब मैंने खुद से रैशनल नंबर्स को पढ़ना शुरू किया तो मुझे क्या पता चला कि जितने भी इंटीजर्स हैं हमारे पास, इंटीजर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है कि हमारे पास जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी पूर्णांक हैं, ठीक है, जितने भी पूर्णांक हैं हमारे पास, पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक होते हैं हमारे पास, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, जितनी भी इंटीजर्स वैल्यू हैं वो सारी की सारी क्या है हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं। दूसरा कि जितने भी होल नंबर्स हैं, होल नंबर 0 से लेके कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक, जितने भी होल नंबर्स हैं वो भी सारे रैशनल नंबर्स हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें जो हमने कहाँ डिस्कस की हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हमने पिछले सेशन में। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि जो ये वीडियो है वो दूसरे वीडियो से बिल्कुल रिलेट करता है ना। उसी सेशन को हमने दोबारा से कंटिन्यू किया है। तो मुझे क्या पता चला कि जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी मेरे पास होल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, और जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर है। अब मैडम ने तो क्या बोला कि रैशनल नंबर PYQ की फॉर्म में होते हैं। तो क्या ये चीज़ गलत है? बिल्कुल नहीं, ये चीज़ भी बिल्कुल सही है कि रैशनल नंबर PYQ की फॉर्म में ही होते हैं। लेकिन हम लिखते कैसे हैं कि आपसे किसी ने पूछा कि -3 जो वो रैशनल नंबर है या नहीं है, तो -3 एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि -3 को हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, है ना। हो गया आपका PYQ की फॉर्म। -3 को हम इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में मैंने एक चीज़ और डिस्कस की थी आपके साथ कि Q का मान जो है वो कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। Q का मान कभी भी 0 नहीं होता, क्योंकि अगर हम यहाँ पे किसी नंबर के नीचे 0 लगाते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास इन्फिनाइट, है ना। इन्फिनाइट आता है हमारे पास नंबर। तो इन्फिनाइट तो कोई नंबर होता ही नहीं है ना। इन्फिनाइट नंबर का पता लगा सकते हो कि कौन सा नंबर है वो। इन्फिनाइट है मतलब हमें उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, अनगिनत नंबर है वो कोई, ठीक है। तो इन्फिनिटी जो है एक रैशनल नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट आपने एक चीज़ क्या डिस्कस की थी
कि ये जो न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, रैशनल नंबर को कैसे, कि रैशनल नंबर का जो न्यूमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है, जो अंश है और जो हर है, उसका एचसीएफ जो हमेशा क्या रहना चाहिए, 1। एचसीएफ क्या रहना चाहिए, 1। नेक्स्ट सेक्शन में हम जो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, अगला सेशन, उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक चीज़ और देखेंगे। पहला क्या देखा आपने, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं आपके पास, रैशनल नंबर्स हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि क्या √4, √9 और √16 है ना, 4 का वर्गमूल, 9 का वर्ग और 16 का वर्गमूल, क्या ये रैशनल नंबर्स हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या ये रैशनल नंबर्स हैं या नहीं हैं। डू इट फास्ट, जल्दी से बताइए मुझे कि ये जो मैंने 3 नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, क्या ये रैशनल नंबर्स हैं या नहीं हैं। आई होप कि आपने अपने कमेंट्स जो है नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दिए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं। √4 का मान कितना होता है? √4 का मान होता है 2। 2 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 2 क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं या जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं हमारे पास, रैशनल नंबर्स है ना, वो सारे सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। √9 का मान क्या होता है, 3। 3 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। बोलने का मतलब क्या है कि ये भी एक रैशनल नंबर है। सेकंड √16 का मान कितना होता है, 4 होता है √16 का मान। ये भी एक इंटीजर वैल्यू है। इसका मतलब ये क्या है कि ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं वो क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर्स हैं। जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है ना, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं ना, जिसका इंटीजर मान आता है, परफेक्ट स्क्वायर के बाद जिनका इंटीजर मान आता है, वो सारे के सारे क्या हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं। अब एक और चीज़, सपोज कोई नंबर है वो इस फॉर्म में है, जैसे 2.41 और उसके ऊपर क्या लगा है, बार। इसका क्या मतलब होता है, इस बार का क्या मतलब होता है कि ये नंबर कैसे चला है, कंटिन्यूटी में, जैसे 2.41 41 41 41 इस तरह से कंटिन्यूटी में चलेगा ना, बार बार रिपीट हो रहा है। और ये कहाँ तक चलेगा, अप टू इन्फिनिटी तक। अगर इस तरह का आपके पास कोई नंबर है तो वो नंबर भी आपके पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, जैसे रैशनल नंबर में एक चीज़ देख रहे हो आप, क्या है, रेशियो। रेशियो देख रहे हो ना, तो रेशियो क्या होती है, P/Q। रेशियो क्या होती है, P/Q। रेशियो को हम और कैसे लिख सकते हैं, P/Q। ठीक है, तो रैशनल नंबर में ही छिपा है कि रैशनल नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया रैशनल नंबर का। अब देखेंगे हम इर्रेशनल नंबर्स। अब देखेंगे हम इर्रेशनल नंबर्स। तो मैंने आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बताया। अब जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं है ना, वो इर्रेशनल नंबर नहीं होते। अब हमें क्या बताया गया मैडम ने, कि हमारी जो स्कूल की टीचर थी उसने मुझे क्या बताया कि जितने भी नंबर जो हैं वो अंडर रूट की फॉर्म में आते हैं। अंडर रूट फॉर्म, ठीक है, अंडर रूट की फॉर्म में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। और मैंने भी मान लिया। अगर मैं उस बात को मानता हूँ तो उस हिसाब से √4 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन √4 तो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अंडर रूट में भी कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो इर्रेशनल नंबर्स हैं, अंडर रूट में कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो इर्रेशनल नंबर्स हैं, जैसे 2 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। 2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1.4142 एंड अप टू सो ऑन, कुछ भी है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताई थी, जैसे इसकी वैल्यू ऐसे होती है 2.414141, या ऐसे होती है इसकी वैल्यू 1.412412 तब तो क्या होता है, ये एक रैशनल नंबर होता है। लेकिन ये वैल्यू इस तरह से है ना, इससे आगे भी कैसे चलता है हमारे पास 135 इस तरह से चलता है, तो ये क्या एक इर्रेशनल नंबर्स है। जितने भी नॉन परफेक्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट्स हैं वो सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास √3। √3 क्या है, नॉन परफेक्ट है ना, √3 क्या है, एक नॉन परफेक्ट है, तो ये भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। समझ रहे हैं। √5 क्या है,
ये भी एक नॉन परफेक्ट है, तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। √8, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, √8 और एक चीज़ आती है हमारे पास 8, ठीक है। ये क्या स्क्वायर रूट है और ये क्या है हमारे पास क्यूब रूट। √8 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 2√2, यही आती है √2 की वैल्यू। तो एक तरह से क्या है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, √8 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो ये क्या है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर। वही अगर हम √8 का क्यूब रूट देखते हैं तो √8 का क्यूब रूट क्या आता है 2, है ना। √8 का क्यूब रूट 2 होता है और √8 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 √2 होता है। √2 का स्क्वायर रूट क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और √8 का जो क्यूब रूट है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो आई होप कि आपका रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ MCQ करेंगे, वहाँ पे हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के कंसेप्ट को और भी ज़्यादा जो है वो क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट, डाउट सेशन खत्म हो गया आज का। नेक्स्ट, कल हमने पढ़ा था कि डिविजिबिलिटी की हम जांच कैसे करते हैं ना, या विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं, या टेस्ट डिविजिबिलिटी को कैसे टेस्ट करते हैं हम। तो कल क्या हुआ था कि मैंने आपसे 1 से 6 तक डिस्कस किए थे, और उसके बाद मैं 7 से डिस्कस करना भूल गया था, है ना। 7 से मैं जो था आपसे डिस्कस करना भूल गया था, और उसके बाद मैं पहुंच गया था सीधे 8 पे, ठीक है। तो 1 से 6 तक और 8 तक जो हमने नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक कर ली है पिछले वीडियो में, है ना। जिसने नहीं देखी है वो पिछले वीडियो को देखे पहले, उसके बाद इस सेशन को देखें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7 से, कि 7 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कोई संख्या है वो 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है। जैसे सिंपल से हम लेते हैं तो 14 है, 14 तो हमको पता है कि 7 2 क्या होता है 14। 14 एक ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड हो जाती है। लेकिन सपोज आपके पास कोई बड़ी संख्या है, तो आप कैसे जो है वो डिफाइन करोगे, या कैसे बताओगे कि वो 7 से विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल से करेंगे हम। ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास। इस एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास कोई सपोज ये आ गया 732, 736 ले लो, 736। ये आपके पास एक संख्या दी गई है हमें, और एग्जामिनर क्या पूछता है कि आपने क्या पता लगाना है कि क्या ये संख्या जो है 7 से पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं। तो सिंपल सा ट्रिक है, आपने क्या करना है, जो वंस प्लेस पे नंबर है, जो इकाई के अंक पे नंबर है, उसको आपने डबल कर देना है। 6 का डबल कितना होगा, 6 2 12, ठीक है। क्या कर देना आपने, इसको मल्टीप्लाई कर देना 2 से। इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 12। अब आपने क्या करना है, इस 12 को यहाँ से माइनस कर देना है। 12 को क्या कर दिया आपने, 73 में से माइनस कर दिया। 12 को जब आपने 73 में से माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 73 - 2 1, 7 - 1 61। तो अब आप देखिए कि 61 जो वो 7 के टेबल में आता है, नहीं आता, है ना। 7 7 सा 49, 7 8 सा 56, 7 9 सा कितने हो जाते हैं 63। 61 जो वो 7 से डिवाइड नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि 736 भी जो है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। ये तो हमने 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली। अब हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 9 की। 9 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, कि कोई नंबर जो वो 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर ऐसा नंबर है हमारे पास जो 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, कैसे पता चलेगा हमें। तो जैसे मैंने आपको 3 का बताया था ना, कि जैसे ये नंबर है हमारे पास 3 6 7 9 2 1, ये कोई एक संख्या है। तो इसको हम 3 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं इस संख्या की, हम क्या करते हैं, इन सभी संख्या के जो अंक हैं, है ना, जितने भी डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं। इस एक नंबर में कितने डिजिट हैं, 6 डिजिट। हम क्या करते थे कि इन 6 के 6 डिजिट का सम करते थे। फिर हम देखते थे कि जो आंसर आया वो 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका क्या मतलब होता है कि संख्या 3 से भी डिवाइड हो रही है। वैसे हम 9 से भी चेक करते हैं कि इनका हम सम करते हैं, ठीक है। और अगर वो सम जो है वो 9 से डिवाइड हो रहा है, जैसे इसको हम करते हैं 6 और 3 9, 9 and 7, 9 और 7 कितने होते हैं हमारे पास 16, 16 और 9 25, 25 और 2 27, 25 और
28, ये क्या आ गया 28। क्या 28 जो है 9 से विभाजित होता है? 28 जो है 9 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। 25 जो 9 से विभाजित नहीं होता है, तो ये क्या हमारे पास एक, तो ये वाला नंबर भी जो है 9 से विभाजित नहीं होगा। 28 जब 9 से विभाजित नहीं होता है तो इसका मतलब है कि ये नंबर भी 9 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब सपोज हमने एक नंबर ले लिया, आपके पास यही नंबर ले लिया हमने 3, 6, 7, 8, 1, 2, ये कोई आपने एक और नंबर ले लिया। इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं हम 9 से। तो 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? 6 and 3 9, 9 and 7 16, 16 और 8 24, 25 और 27, 27 आ गया, है ना। इन 6 के 6 डिजिट को हमने क्या किया? ऐड किया। एडिशन क्या है हमारे पास? 27 आ गया। 27 9 से डिवाइड होता है, बिल्कुल डिवाइड होता है। 9 3 कितने होते हैं हमारे पास? 27 होते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है कि ये ऊपर वाला नंबर जो है ये 9 से डिवाइड नहीं होगा और ये नंबर जो है ये 9 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे हमने चेक की 9 की डिविजिबिलिटी। अब नेक्स्ट 9 के बाद क्या आता है हमारे पास? 10। 9 के बाद क्या आता है हमारे पास? 10। तो 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने का एक ही तरीका है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 है, किसी संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, तो वो नंबर जो है 10 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है ना। ये तो सिंपल सा ट्रिक है, सबको पता होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 11 से, कि 11 से हम डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि कोई नंबर है वो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, वो डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे। उसका एक सिंपल सा तरीका है, जैसे 121 नंबर है ना, सबको पता है कि 11 का स्क्वायर जो 121 होता है, लेकिन डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? हम क्या करेंगे कि जो संख्या कौन सी प्लेस पे है? ओड प्लेस पे, है ना। ओड प्लेस पे कौन सी संख्या? ये पहली, ये ओड पे, तीसरी भी ओड है ना। तो इनको हम प्लस कर देंगे, जो ओड है इनको और इसको, 1 + 1 2, और इसमें से माइनस कर देंगे हम सम संख्या वाले को, ठीक है। 1 + 1 2 जो ओड प्लेस पे है, पहले प्लेस पे, दूसरे को छोड़ देना क्योंकि दूसरा क्या सम है, तीसरे प्लेस पे, 5वें प्लेस पे, 7वें प्लेस पे, 9वें प्लेस पे, है ना। पहला, तीसरा, 7वां, 9वां उनको आपने प्लस करना है, फिर दूसरा, चौथा, छठा और 8वां उनको प्लस करना है, फिर जो आता है ना आपके पास उसको क्या करना है आपने इससे माइनस कर देना है। अगर माइनस करने के बाद सम जो है वो 0 आता है तो इसका क्या मतलब है कि वो संख्या 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। एक और एग्जांपल से समझेंगे हम। 3 7 4 1 2 3 ये हमारे पास कोई बड़ा नंबर है। अब आपको एग्जामिनर पूछता है कि क्या ये नंबर जो है वो 11 से विभाजित होता है या नहीं, है ना। या एग्जामिनर आपको क्या देगा? 3-4 नंबर दे देगा ऑप्शन में, है ना। ऐसे ऐसे आपको 4 नंबर दे देगा ऑप्शन में, और क्वेश्चन क्या होगा कि इन नंबर्स में से 11 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है ना। 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे एक ये दे दिया, एक और दे दिया, एक और दे दिया, एक और दे दिया, 4 ऑप्शन दे देगा, और आपको बोलेगा कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो चेक करने का तरीका आपको पता है। ऑड नंबर ले लिया आपने 3, ऑड नंबर 1, ऑड नंबर, ठीक है, पहला, तीसरा और 7वां, 3 और 1, 3 और 1 4, 4 और 7 11। ये तो आ गया किसका? ऑड प्लेसेस वाले का। अब हम इवन प्लेसेस वाले का देखेंगे। 2 और 4 6, 6 और 3 9, इनका अंतर कितना आ गया हमारे पास? 2, है ना। समझ आ रहा है ना कि जो ओड प्लेस पे वैल्यूज हैं उनको मैं ऐड करना है और जो इवन प्लेस पे वैल्यूज हैं उनको ऐड करना है, और उनका अगर जो डिफरेंस है वो आपका 0 आता है तब तो नंबर 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, और अगर 0 नहीं आता है तो इसका क्या मतलब है कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 11 से विभाजित नहीं होती है। सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी हम 11 तक ही करेंगे। नेक्स्ट हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, कि एन नेचुरल नंबर्स आपके पास कितने भी हो सकते हैं, 15 16 17 18, लेकिन फर्स्ट एन मतलब 1 से लेके कितने तक, ठीक है। तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का योग कितना होता है? आपने क्या पढ़ा था कि n + 1 / 2, है ना। n + 1 / 2 ये फॉर्मूला आपने कहां पे पढ़ा था? एवरेज में, कि n नेचुरल नंबर्स की एवरेज कैसे निकालते हैं हम? n नेचुरल नंबर्स की
औसत कैसे निकालते हैं हम? इस फॉर्मूले से। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको नंबर्स की औसत दी हुई है, नंबर का एवरेज दिया है, तो हम नंबर का सम कैसे निकालते थे, है नंबर का सम कैसे निकालते हैं? अगर हमको एवरेज दी है तो हम क्या करते हैं कि उस एवरेज को उन नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर्स कितने हमारे पास? n नंबर्स हैं, ये n नंबर्स की एवरेज है, तो सम कैसे निकलेगा? जब हम n को इस एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला बन जाता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब आपको एग्जामिनर क्या बोलता है कि एग्जामिनर आपको इस तरह के क्वेश्चन दे देता है कि 1 + 2 + 3 एंड अप टू सो ऑन 50, अप टू सो ऑन 50। ये कितनी नेचुरल नंबर्स है? ये 50 नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3 4 अप टू 50। अब एग्जामिनर क्या बोलता है आपको कि इन नंबर्स का आप सम निकालिए। तो जिन्हें ये फॉर्मूला पता नहीं है ना, या जिन्हें ये कंसेप्ट पता नहीं है, वो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि 1 से 50 तक सारे के सारे नंबर लिखेंगे, फिर उनको 1 बाय 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। लेकिन हमको क्या करना है, टाइम को सेव करना है। एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक क्वेश्चन के ऊपर 3 या 4 मिनट जो है वो स्पेंड कर सकें। ठीक है, तो अगर जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है या जिन्हें ये कॉन्सेप्ट पता है, वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि हमारे पास टोटल संख्याएं कितनी है, 50 है, तो सिंपल फॉर्मूला लगा देगा। वो टोटल संख्याएं कितनी है, 50 है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 50 + 1 51 डिवाइडेड बाय 2 से वो सिंपल से मल्टीप्लाई कर देगा 25 और 51 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो क्या है, इसका योग हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका बताया था कि अगर हमारे पास कोई 2 डिजिट की संख्या है ना, 2 डिजिट का कोई नंबर है, तो उनको एक लाइन में हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 1 5 क्रॉस में करेंगे, 5 5 25 25 and 2 27 5 5 27, 2 के बच गए हमारे पास, कैरी 5 2 10 10 और 2 12। तो ये इसका आंसर आ गया, फटाक से आंसर आ गया अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप 4-5 मिनट लगा दोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास आता है कि अगर हमारे पास फर्स्ट n इवन नंबर्स है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 है ना, 2 4 6 8 है ना, इवन नंबर्स होते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट n इवन नंबर्स है तो उनका हम क्या है, सम कैसे निकालेंगे। एवरेज में क्या पढ़ा था हम कि एवरेज कैसे निकालते हैं, n+1 से एवरेज निकालते हैं, तो सम कैसे निकालेंगे हम, ये तो आ गया एवरेज से हम कैसे निकालेंगे, हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने कोई पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि एवरेज से सम कैसे निकालते हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया इवन नंबर्स का। ठीक है, कि आपको पहली जो है वो n इवन नंबर्स का फॉर्मूला निकालना है तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है पहली ओड का क्या था कि ओड नंबर्स का हम एवरेज कैसे निकालते थे, n से, है ना, कि पहली n ओड नंबर्स का एवरेज कितना आता है, n, तो उनका योग क्या होगा, सम कैसे निकलेगा, n को जब हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, एवरेज को जब हम टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया ये, n का स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके। नेक्स्ट कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कि स्क्वायर्स हैं, जैसे ऐसे n नेचुरल नंबर के स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन 10 का स्क्वायर, है ना। इस तरह के आपको स्क्वायर्स दिए हुए हैं, इस तरह का आपको एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है और आपको बोलता है कि आपने इनका सम निकालना है ना। तो आप, अगर आपको तरीका पता नहीं है, कॉन्सेप्ट पता नहीं है, कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो आप क्या करोगे कि इन सबके स्क्वायर्स निकालोगे, फिर उनको ऐड करोगे, है ना, उसके बाद आंसर आएगा। तो हमने क्या करना है, n × n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का अगर आपने क्या निकालना है, योग निकालना है, या आप बोल सकते हैं कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर आपको योग निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपके, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे हम आगे MCQs में। नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी से रिलेटेड। जिन्होंने हमारा कल का सेशन नहीं देखा है वो प्लीज़, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि उस सेशन को आप देखिए।
अगर आपको वो सेशन समझ आ गया है तो उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, कि बिकॉज आज का जो ये सेशन है वो कल के सेशन से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी कल का सेशन नहीं देखा है उनसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो पहले जाके कल का सेशन देखें, उसके बाद ही वो इसी सेशन को देखें। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक संख्या दी गई है 347231, ये एक संख्या दी गई है। आपको बोला है कि इसका जो स्थानीय मान है और जातीय मान है उसका अंतर निकालना है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्थानीय मान कैसे निकालते हैं हम, कि आपके पास ये नंबर है 347231 है ना, ये आपके पास एक नंबर है। इसका स्थानीय मान क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी, प्लेस वैल्यू क्या होगी। आपने देखना है कि नंबर है कौन से प्लेस पे। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपने देखना है कि नंबर कौन से प्लेस पे है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड प्लेस, या हिंदी वाले बोल सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो आपने करना है 7 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 की प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, 7000। 7 की फेस वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो इनका अंतर कैसे निकालेंगे हम, 7000 डिवाइडेड बाय 7, समझ गए। यहाँ से हमने वो ले लिया तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9, यहाँ 9 ना, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं जैसे करते हैं। 10 - 7 3, 9 का 9, 9 का 9, और यहाँ पे क्या आ गया था 6, 6 का 6, 6993। ऑप्शन बी जो है आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द प्राइम नंबर्स बिटवीन 0 to 50। कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स को हम कैसे जो है प्राइम नंबर का कैसे पता कर सकते हैं कि 0 से 50 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि 1 से 100 के बीच में कितनी है, 25 है ना। ये चीज मैंने आपके साथ कल डिस्कस की थी कि 1 से 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स हैं, या 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं हमारे पास, 25। एक चीज मैंने और डिस्कस की थी आपके साथ कि 1 से 25 के बीच में कितनी है, काउंट करके भी दिखाई थी मैंने आपको, है ना। 1 से 25 के बीच में कितनी है, 9, और 25 से लेके 50 के बीच में कितनी है, 6। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 0 से लेके 50 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स आते हैं। तो 0 से लेके 0 मतलब 0 भी हो सकते हैं यहाँ से, 0 से लेके 50 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो 0 से 50 के बीच में 9 और 6 है ना। 0 से 25 और 25 से 50, 0 से 25 और 25 से 50 कितनी होगी, 9 और 6 15। तो आपके ऑप्शन सी जो है वो आपके पास राइट आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि 87 एक नंबर है, इसमें आपके कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। 87 के अपने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड जो एक अभाज्य संख्या हो। तो 87 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। पहले तो आप ये देखिए कि 87 एक प्राइम नंबर है या नहीं है। 87 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हो। 8 + 7 15, 15 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो गया, मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो 87 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन आपने बताना है कि 87 के अंदर कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो 87 के अंदर 3 अभाज्य गुणनखंड है। 29 3 कितने होते हैं, 87। 29 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो कितने अभाज्य गुणनखंड आ गए हमारे पास, 1 2। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास राइट आंसर है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं हमारे। आपको बोला कि 27 एक नंबर है, इसके अंदर कितने अभाज्य गुणनखंड है। 27 को तोड़ के कैसे लिख सकते हो, 3 × 3 × 3 है ना। अब आपने देखना है कि ये जो गुणनखंड आए हैं आपके, ये गुणनखंड जो सारे के सारे अभाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। ये आपने देखना है कि जितने भी आपके जो फैक्टर्स आए हैं ये सारे के सारे फैक्टर प्राइम नंबर हैं या नहीं है। 3 जो है वो प्राइम नंबर है। तो 27 में कितने अभाज्य गुणनखंड आ गए आपके पास, 3। अभाज्य गुणनखंड निकालने का ये तरीका है, कैसे निकालते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। और ये क्वेश्चन जो है पटवारी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट कि हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 9 कम्स बिटवीन नंबर्स 1 to 100, कि 1 से 100 के बीच में जो 9 है वो कितनी बार आता है ना। तो काउंट करना आपने, 1 से 10 के बीच में 9 कितनी बार आता है, 1 बार, ठीक है।
11 से 20 के बीच में कितनी बार आता है? एक बार। 21 से 20 के बीच में कितनी बार आता है? एक बार, है ना। 1 से 10 के बीच में एक बार, 11 से 20 के बीच में एक बार, 31 से 20 के बीच में, और 31 से 40 के बीच में एक बार, 41 से 50 के बीच में एक बार, 51 से लेके 59 के बीच में एक बार। बेसिक मेथड से बता रहा हूँ मैं। 61 से लेके 70 तक एक बार, किस में आता है? 69 में। उसके बाद 71 से लेके 80 तक एक बार, है ना। 81 से लेके 90 तक कितनी बार आता है? 2 बार। 2 बार कैसे आता है? एक 89 में आता है और दूसरा किस में आता है? 90 में। उसके बाद नेक्स्ट 91 से लेके 100 के बीच में कितनी बार आता है? 10 टाइम्स। 10 टाइम्स आता है ना। 91 से लेके 98 तक 8 टाइम्स और 99 में 2 टाइम्स। 10 टाइम्स काउंट कीजिए। 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो आंसर क्या आ गया आपके पास? सी, 19। ठीक है। 1 से 100 के बीच में 9 कितनी बार आता है? 19 बार। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है कि वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसकी। 21, 22, 23, 25 ये एक सीरीज है। कहां तक है? 21 से लेके 100 तक। 21 से लेके 100 तक एक सीरीज है। आपने क्या करना है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जल्दी से इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिन्होंने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा है। क्विक। 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाना चाहिए। आपने अपने आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डाल देने हैं। 30 सेकंड के अंदर जो है इसका आंसर आपके पास आ जाना चाहिए। आई होप कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम एक बार चेक करते हैं कि देखिए आपके पास क्या है। पहला नंबर कितना है? 21 है और लास्ट नंबर कितना है? 100 है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है? हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पढ़ा है। तो फर्स्ट n नेचुरल कहां से स्टार्ट होने थे? 1 से लेके 100 तक। लेकिन एग्जामिनर ने तो आपको 21 से 100 दे दिए। अब क्या करेंगे हम, है ना। फॉर्मूला तो हमने पढ़ा फर्स्ट n का, मतलब 1 से 100 का फॉर्मूला पढ़ा हमने, है ना। तो एग्जामिनर ने क्या किया कि 1 से ना स्टार्ट करके आपको 21 से दे दिए। तो अब हम इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस चीज़ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं हम। सबसे पहले तो आपने वहीं से चलना है कि आपने 100 नेचुरल नंबर्स का क्या निकाल लेना है। सॉरी, ये फॉर्मूला था ना नेचुरल नंबर्स का सम निकालने का। तो 100 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 101 डिवाइडेड बाय 2, 50 से हो गया। ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? एक को जब सॉल्व किया तो 5 1 जा 5 और एक 0, है ना। 5050 ये कितने का आ गया? 100 का। अब कुछ स्टूडेंट जो है वो n नेचुरल नंबर का निकालेंगे और ये अगर आंसर आ गया तो वो क्या करेंगे? ए पे टिक लगा देंगे और क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? गलत। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? 21 से आगे वाले हमने निकाल लिए। पहले 100 निकालिए हमने, लेकिन हमको 20 नहीं चाहिए। पहले 20 हमें नहीं चाहिए, तो पहले 20 का निकाल लीजिए। पहले 20 का क्या आएगा? 20 गुना 21 डिवाइडेड बाय 2, 10, 21 10 जा 210, है ना। ये निकालिए हमने पहले 20 के जो हमें नहीं चाहिए, और ये 20 के आगे वाले के ना, ये जो हम पूरे 100 के निकालिए हमने, ये निकालिए पहले 20 के। अब हमको पहले 20 के नहीं चाहिए, पहले 20 का हमको योग नहीं चाहिए, तो घटा दीजिए यहाँ से। कितना आ गया? 0 4 8 4 4840। ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो जिसने भी 4840 आंसर निकाला है उसका आंसर बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट वही है कि आपको n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला पता है। आपने क्या किया? पहले 100 का निकाल लिया, है ना। फिर आपने क्या किया कि 20 का निकाल लिया। अब आपको क्या दी गया? 21 से तो 20 का तो आपको चाहिए नहीं, तो 100 में से आपने क्या कर दिया? जो 20 का सम था उसको माइनस कर दिया, तो आपके आंसर क्या आ गया? 4840। नेक्स्ट चलते हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 के
6 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड अप टू 20 स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी जैसे हमने पुराना क्वेश्चन किया पिछला क्वेश्चन वैसे ही होगा, लेकिन होगा कैसे ये क्वेश्चन कि आपने क्या करना है कि आपने फॉर्मूला तो पढ़ा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का फॉर्मूला पढ़ा, आपने फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, तरीका वही है। आपने क्या करना है कि पहले 20 है ना, n कितना हमारे पास 20, पहले 20 n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का आपने क्या निकाल लेना है, सम निकाल लेना है। उसके बाद आपको जो है 4 से पहले वाले नहीं चाहिए, तो आपने क्या करना है कि पहले 4 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके जो स्क्वायर्स हैं उनका क्या निकाल लेना, सम, फिर आपने करना है टोटल में से उसको माइनस कर देना, तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखते हैं, करते हैं हम। कितने नंबर है हमारे पास? 20। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। n क्या है हमारे पास? 20, n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21, 2n प्लस 1 कितना हो जाएगा? 20 और 2 40, 40 और 1 41 डिवाइडेड बाय 6 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6, 10 से ये डिवाइड हो गया, 3 1 तो 3, कितना हो गया आपके पास? 10 गुना 7 गुना 41, 10 और 7 को क्या करेंगे? 70, 70 को हम क्या करेंगे? 41 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 41 से क्या किया हमने? 70 को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 0 आ गया, 4 1 7 1 7 2870। आपके पास क्या आ गया यहाँ पे? 2870। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने? पहले 4 का निकालना है, तो पहले 4 का कितना आ जाएगा आपके पास? 4 है आपके पास, 4 फॉर्मूला यहीं लगाना है, मल्टीप्लाई बाय 5 और 8 और इंटू 9 डिवाइड कर दिया आपने 6 से, ये आ गया 2, ये आ गया 3 3 9, 5 3 15, 15 और 2 30। तो आपने क्या करना है? यहाँ से 30 को माइनस कर देना, कर दिया माइनस। मैंने आपको बोला था कि आपने क्या करना, पहले 20 का निकाल लिया, उसके बाद आपको 4 से पहले वाले का नहीं चाहिए तो उसका निकाल लिया आपने और उसको क्या कर दिया आपने? सब्ट्रैक्ट कर दिया। आंसर क्या आ जाएगा बस? 2440। तो जिसका भी आंसर 2840 आया है उनका आंसर क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन पर निशान लगाए। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगर आपने नंबर्स को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो वो सही स्टेटमेंट है। पहला नंबर है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। क्विक, जल्दी से अपने रिप्लाई जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल दें कि क्या ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। ओके, हम डिस्कस करते हैं कि क्या सारे के सारे प्राइम नंबर जो ऑड नंबर्स हैं? बिल्कुल नहीं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 क्या है? एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाती है ना, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाती है कि सारे के सारे प्राइम नंबर जो हैं वो ऑड नंबर्स नहीं हैं। 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है और क्या है? इवन संख्या है या इवन नंबर है। नेक्स्ट है ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। क्या सारे के सारे इंटीजर जो वो रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा पीछे। इंटीजर्स क्या होते हैं? -∞ से लेके +∞ तक। और मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी इंटीजर नंबर हैं, जितने भी होल नंबर है, जितने भी नेचुरल नंबर हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास? रैशनल नंबर। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे भी हम चेक करते हैं कि ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। क्या सारे के सारे ऑड नंबर जो हैं, क्या सारी की सारी विषम संख्याएं जो वो अभाज्य संख्याएं हैं? जी नहीं। 9 एक जो है वो ऑड नंबर है लेकिन ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। 15 एक ऑड नंबर है लेकिन वो एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सारे के सारे ऑड नंबर जो हैं वो अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत होगी और ये तो चलो गलत ही है, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + -2, है ना। एक सीरीज दी है आपको, नेचुरल नंबर की सीरीज, लेकिन सीरीज आपको दी कैसे है? आपको एक नंबर पॉजिटिव दिया है, एक नंबर नेगेटिव दिया है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं? अब देखना है कि आपने ये देखा कि 1 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं।
और कितने इवन नंबर्स। 1 से 50 के बीच में कितने ओड नंबर्स आएंगे हमारे पास? 25 है ना। और इवन नंबर भी 25 आएंगे, ओड नंबर भी 25 आएंगे। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि ओड नंबर का हम सम कैसे निकालते हैं। तो ओड नंबर का सम कैसे निकालते हैं हम? n का स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हैं। जो इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। जब हम उनको ऐड करेंगे तो उनका सम भी क्या आएगा? नेगेटिव। तो इवन नंबर का सम कैसे निकालते हैं हम? n इंटू n प्लस 1। इनका सम क्या आएगा? बस नेगेटिव। इसका क्या आएगा? पॉजिटिव। तो हमने क्या कहते हैं? इसको माइनस कर दिया। ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। अब आपने सिर्फ वैल्यूज रखनी है यहाँ पे। 25 का स्क्वायर माइनस 25 इंटू 26। 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 625। जब हम सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक करेंगे तो हम स्क्वायर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट 25 इंटू 26 होता है हमारे पास 650। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास? -25। आंसर आ गया आपके पास -25। ऑप्शन सी जो आपके पास वो करेक्ट आंसर है। तो कल का जो हमारा सेशन रहेगा वो फिर से नंबर सिस्टम का ही रहेगा। और कल के सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कल के सेशन में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है एलसीएम और एचसीएफ का, महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पर आए हैं, प्रेपराइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।